स्वागत है सभी का। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज के हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में पूछा है, तो निम्नलिखित प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हमारे जहन में आती हैं या हमको पता चलती है इस पाठ को पढ़ के। प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। प्रदर्शन नहीं करते थे, दिखावा नहीं करते थे, बिल्कुल सादगी भरा जीवन जीते थे। जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे और जैसे थे बिल्कुल उसी रूप में सबके सामने बिना दिखावट के, बिना दिखलावट के, बिना बनावट के जाते थे। प्रेमचंद के विचार उच्च थे। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। पुरखा मतलब पूर्वज होता है। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था, वे हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करते थे। तो ये सारी उनकी विशेषताएं हैं। इनको आप देखेंगे कि वो क्या हैं, साहित्यिक पुरखे हैं। वो बिना दिखावट के, बिना लाग लपेट के वो अपना जीवन जीते हैं और किसी के व्यक्तिगत जो काम हैं उनमें वो अटकाव नहीं बनते हैं और वे हर परिस्थिति का जो है डट कर मुकाबला करते हैं। ये सारी उनकी मुख्य रूप से विशेषताएं हैं और वो इसके साथ साथ उनका विचार बहुत श्रेष्ठ था समाज के प्रति। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। ये उनकी विशेषताएं थी। सही कथन के सामने टिक का निशान लगाइए। बाएं पाँव का जूता ठीक है मगर दाहिने पाँव का जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो से खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो यहाँ पर जो ख वाला ऑप्शन था, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाती है, ये ज़्यादा सही और सटीक है। प्रश्न ही कुछ अधूरा टाइप का है ये। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी के से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 50 टोपियाँ न्योछावर हैं। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, एक जूते पर 50 टोपियाँ न्योछावर है। प्रश्न है तो इसको जो है हमने इसका एक्सप्लेनेशन करना है। व्यंग्य है यहाँ पर जूते का आशय ताकत एवं शक्ति प्रदर्शन से है तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। आजकल लोग इज्जत से ज़्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हों। आज के लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं। यानी कि जो बलशाली लोग होते हैं, जो धन दौलत वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही गुणी लोगों को भी, बहुत ही सम्मानित लोगों को भी अपने अंडर में दबा के, यानी उनको अपमानित करके या उनसे जो है ऐसा काम करवा के कि उनका जो है आत्मसम्मान गिर जाए, ऐसा कर देते हैं। यानी कि हजारों, एक जूते पर हजारों टोपियां कुर्बान हैं, कहने का मतलब है। तुम पर्दे का महत्व तो नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया और वे भीतर बाहर एक समान थे। जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैर को लहूलुहान करता जाता है, यानी कि अपने पैर को बार बार ठोकर मार के उसमें से खून बहाता चलता है। और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के बारे में क्या कहेंगे। आशय यह है कि वो दिखावा नहीं करते थे और जबकि लेखक दिखावा करने के लिए या दिखावा करने के कारण अपने को कई जगह अपमानित और कई जगह अपने को आहत कर लेता था। यही इन पंक्तियों का अर्थ है।
जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ का नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद हैं वो उनके बारे में बताया गया है। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु को या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से संबोधित करना उचित समझते हैं। यानी कि वो गलत वस्तु या गलत व्यक्ति को इतना घृणित समझते हैं कि वो उसको अंगुली के जैसे इशारे से भी नहीं बताना चाहते हैं। पाँव जैसे तुच्छ चीज़ से या घृणित या फिर निकृष्ट चीज़ से उसको इंडिकेट करते हैं। पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? तो आइए जानते हैं क्या वजह हो सकती है कि लेखक का एकदम से कॉन्सेप्ट या विचार बदल गया लेखक के बारे में, प्रेमचंद के बारे में। लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा कि प्रेमचंद खास मौक़ों पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौक़ों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे भीतर हैं वैसे भी जैसे वे भीतर हैं वैसे ही वे बाहर हैं। वे वेशभूषा संबंधी खर्च को फिजूल खर्ची मानते हैं, तो बिल्कुल जैसे वो अंदर से हैं वैसे ही बाहर हैं। और ऐसा देखते ही उनको ध्यान आया कि नहीं, ये व्यक्ति तो बिल्कुल दिखावा कर ही नहीं सकते हैं, इनकी हर काम के लिए अलग अलग पोशाक नहीं होगी। ये जैसा फ़ोटो के लिए खींचते हैं वैसा ही घर में पोशाक पहनते हैं, वैसा ही घर में भी पोशाक पहनते होंगे। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? आपने ये व्यंग्य पढ़ा होगा, प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ लिया है। इसको देखकर आपके मन में जो है कौन कौन से बातें आकर्षित आपको करती हैं? तो मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। मतलब प्रेमचंद एक छोटे सी बात को लेकर उसको इतना बड़ा विस्तार कर देते हैं। और व्यंग्यात्मक शैली में लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। जो लेखक है वो स्वयं के ऊपर जो दिखावे की प्रवृत्ति की बात करता है वो स्वयं पर नहीं बल्कि समाज को दिखाते हुए स्वयं पर बात कहता है। यानी कि समाज ऐसा है जो दिखावे के लिए अपने पैर का अंगूठा फाड़ देता है, यानी कि पैर के दिखावे के लिए अपनी बहुत सारी अपने को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से हर प्रकार से अपने को आहत करता है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है और साथ ही लेखक की यहाँ पर ईमानदार छवि वो बिल्कुल सीधी अपनी बुराई अपने मुंह से कर रहा है तो वह उसकी ईमानदार छवि यहाँ पर नज़र आती है। ये बातें हमको अच्छी लगती हैं। एक तो वह प्रेमचंद के व्यक्तित्व को बड़े ही व्यापक रूप से प्रस्तुत करते हैं और दूसरा स्वयं के बारे में भी वो खुल के बोलते हैं। इस पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो इस पाठ में टीले शब्द जो है वो टीला रास्ते की रुकावटों और बाधाओं का प्रतीक होता है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय को दर्शाता है। इस पाठ में जो टीला शब्द है वो सामाजिक कुरीतियों और अन्याय को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अब रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं 2। आइए देखते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते के आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। तो व्यक्ति पर नहीं व्यंग्य नहीं करना है बल्कि उसकी पोशाक को आधार बनाकर व्यंग्य करना है। तो आइए देखते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं जो बहुत ही कंजूस हैं, यहाँ तक कि वे बच्चों
के खाने पीने की चीज़ों में भी कटौती करते हैं, परंतु लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाने से नहीं चूकते हैं। उनका दोगलापन मेरी समझ से परे है। तो इस प्रकार की आप भी किसी अपने आसपास वाले की घटना जो दिखावा करते हैं या फिर जो सादगी भरे व्यक्तित्व वाले लोग हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों में सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? पहले तो ये था कि इंसान जैसा वेशभूषा पहनी है, लोग उसके बारे में न समझकर उसके जो मूल रूप से उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनालिटी है, उसके आधार पर बात करते थे, उसके बारे में ओपिनियन बनाते थे। लेकिन आज क्या है, आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी उसकी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। तो अगर किसी ने बहुत अच्छा सूट बूट कोट पैंट टाई इत्यादि और बहुत अच्छी गाड़ी में अगर वो चल रहा है, तो लोग उसको क्या समझते हैं, ये बहुत ही समृद्ध, ये बहुत ही अच्छा, बहुत सभ्य पुरुष है। और अगर कोई बेकार से फटे पुराने कपड़ों में है तो लोग समझते हैं यह क्या है, दिखावे, यह बहुत गरीब है, भले ही वो कितना अंदर से कितना अच्छे विचारों का व्यक्ति हो। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। आज समाज में अपनी शान बनाए रखने है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाता है, तो जो भी सादा जीवन जीते हैं उनको पिछड़ा माना जाता है। आगे है, पाठ में आए मुहावरे छाटिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ज़्यादा तो नहीं, एक मुहावरा मैंने छाटा हुआ है, अटक जाना, स्थिर हो जाना। तो कवि की दृष्टि कहानी पर अटक गई या कवि की दृष्टि प्रकृति पर अटक गई, आप भी ऐसे ही बना के उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उनकी सूची बनाइए। इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है। विशेष यहाँ पर प्रेमचंद है और विशेषण उनके बारे में जो उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, जो शब्द वो विशेषण है उनके। तो जैसे कि महान कथाकार एक शब्द है, तो क्या है वो, ये शब्द उनकी विशेषता बता रहा है। उपन्यास सम्राट, ये भी उनकी विशेषता बता रहा है कि वो उपन्यास के राजा हैं। जनता के लेखक, ये भी उनकी विशेषता बताता है। साहित्यिक पुरखे, ये शब्द भी उनकी विशेषता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये सभी क्या है, विशेषण शब्द हैं। जो युग प्रवर्तक भी उनके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये सारे शब्द क्या हैं, उनकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए गए हैं। प्रेमचंद विशेष्य हो गए और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द उनके विशेषण हो गए। तो ये था संपूर्ण पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।